हाँ देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाश विद्युत प्रभाव अपन पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। सभी स्टूडेंट्स ने प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसकी एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकली हमने उसको प्रयोग द्वारा सारा समझा था कि किस तरह से प्रकाश विद्युत धारा या फोटोइलेक्ट्रॉनों की संख्या या उनकी गतिज ऊर्जा का मान तीव्रता पर या आवृत्ति पर किस तरह डिपेंड करता है, उनके ग्राफ द्वारा भी हमने उसको समझाया था। तो वो प्रैक्टिकली रिजल्ट्स जो थे उनको हमने पॉइंट वाइज नियम के रूप में उनको लिखा था। और वो नियम क्या है वो एक बार मैं दोबारा से आपके सामने रिमाइंड करता हूँ। वैसे पहले पिछली क्लास में मैं कर चुका हूँ, एक बार फिर से दोबारा आपका फर्स्ट पॉइंट क्या था, धात्विक पृष्ठ पर आपके प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। नंबर 2, आपके प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती। नंबर 3, आपके प्रकाश की आवृत्ति यदि पहली आवृत्ति से कम है तो किसी भी परिस्थिति में फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे तीव्रता कितनी भी बढ़ा लो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नंबर 4, आपके प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। नंबर 5, अगर पहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश है तो प्रकाश के आपतित होने और फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने में कोई टाइम लैग नहीं होता, समय आवश्यकता नहीं होती, यानी कि तुरंत से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ये 5 पॉइंट्स के रूप में हमने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी नियमों को समझा है। अब इन नियमों को समझाने में तरंग सिद्धांत फैल रहा था, वो भी अपन पढ़ चुके हैं। तरंग सिद्धांत की विफलता पढ़ चुके हैं। इस तरह तरंग सिद्धांत सारे ऑब्जर्वेशंस को समझाने में क्या रहा, विफल रहा। अब उसको समझाने के लिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण व्युत्पन्न किया गया। अब ये जो समीकरण है वो किस बेस पर है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी से जानते हैं, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अकॉर्डिंग एनर्जी यानी ऊर्जा का जो विनिमय होता है वो प्रकाश के रूप में हो या कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा हो, सभी के लिए है। हमने कृष्णिका के लिए पढ़ा था। ये प्लांक का क्वांटम सिद्धांत जो बेसिकली दिया गया था वो कृष्णिका के लिए दिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वहीं पे लागू है, सब जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लांक के विकिरण जो थ्योरी है क्वांटम की, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी का उत्सर्जन या अवशोषण जो होता है वो एक निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। वो निश्चित वैल्यू एच क्या कहलाती है, फोटोन कहलाती है। तो कहते हैं इसको फोटोन ऊर्जा का पैकेट, ऊर्जा की निश्चित वैल्यू, वो फिक्स वैल्यू क्या कहलाती है, फोटोन कहलाती है। तो इसी को बेस मानते हुए आइंस्टीन ने भी 1905 में आइंस्टीन ने अपना एक नया सिद्धांत दिया, मतलब क्वांटम सिद्धांत को ही बेस माना। बेस वही है, लेकिन केवल प्लांक ने जो दिया था वो कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा के लिए दिया था। हालांकि उसी का बेस है, वही चीज़ है, उसी का समराइजेशन है। तो आइंस्टीन ने भी ये माना कि क्योंकि तरंग सिद्धांत तो फैल हो गया, तरंग सिद्धांत प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशंस को समझाने में टोटली क्या है, फेल है। तो इसलिए आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को बेस बनाकर माना कि जो प्रकाश ऊर्जा धात्विक पृष्ठ पर आपतित होती है। अब आइंस्टीन की ये थ्योरी क्या है उसको आप डिटेल से समझ सकते हैं। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब प्रकाश किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित होगा, किसी भी मान लीजिए ये हमारा क्या है, धात्विक पृष्ठ। प्रकाश बुराई धातुएं जो होती हैं, सीजियम, गैलियम, रुबिडियम, जहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन आसानी से संभव होता है, कार्यकलन कम होता है, वहाँ
तो हमने प्रकाश आपतित किया, तीव्रता का मीनिंग होगा ज़्यादा भाप पर आपतित कराएंगे तो ज़्यादा तीव्रता, कम भाप पे कराएंगे तो कम तीव्रता। तो प्रकाश जब आपतित कराते हैं तो प्रकाश की जो एनर्जी है वो किसके रूप में जा रही है? h के पूर्ण गुणज के रूप में। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पूर्ण संख्या है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1.5 2.5 3 पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पूर्ण गुणज, पूरा गुणा, ठीक है, मतलब 1 फोटोन आएगा, 2 आएंगे, 4 आएंगे, 1.5 फोटोन कोई नहीं होता, 2.5 फोटोन कोई नहीं होता, 3 फोटोन कोई नहीं होता। तो जो प्रकाश ऊर्जा आएगी वो फोटोन के रूप में आएगी। एनर्जी जो मिलेगी वो किस रूप में मिलेगी? फोटोन के रूप में। जब 50 फोटोन आपके हुए, 100 फोटोन हुए, 70 हुए, 80 हुए, 90 हुए, कुछ भी ये फोटोन इस पर आपके होंगे, ठीक है। तो फोटोन के रूप में ऊर्जा मिलेगी। अब आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एक फोटोन की ऊर्जा क्या है? h। तो n फोटोनों की ऊर्जा है, टोटल एनर्जी है, और प्रकाश की कुल ऊर्जा है n n का मतलब हो सकता है 50 फोटोन, 50 में से 100 फोटोन आपके हुए तो 100 h। तो h एक फोटोन की ऊर्जा, एक फोटोन की जो पूरी एनर्जी है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। इस धात्विक पृष्ठ में कई सारे क्या हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं जो परमाणु से मुक्त होकर पृष्ठ से बाहर निकल सकते हैं अगर उनको पर्याप्त एनर्जी कार्यफलन के रूप में प्राप्त हो। अगर उनको पर्याप्त एनर्जी कार्यफलन के रूप में प्राप्त हो तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग प्रकाश ऊर्जा जो आपकी हो रही है वो सतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, फोटोन के रूप में, पैकेटल रूप में गिर रही है। जैसे किसी कोई सामान को एक तो पानी से बाल्टी से डायरेक्ट आ रहा है, लगातार चलता जा रहा है, एक मग से 1 मग 2 मग 4 मग बराबर लिमिटेड है, 1 लीटर का है या आधा लीटर का है, तो आधे लीटर के मग के रूप में डाल रहे हैं, वो पैकेट रूप में हो गया। तो प्रोवाइड करा रहे हैं पैकेट के रूप में, पैकेट आपके हो रहे एनर्जी पैकेट, जिनको हम क्या कह रहे हैं? फोटोन। तो एक फोटोन की कंप्लीट एनर्जी केवल किसको मिलेगी? एक इलेक्ट्रॉन को। जैसे हमें मान लो कि 50 बिस्कुट के पैकेट वितरित करने किसी गरीब परिवार के या गरीब लोगों के बीच में, तो एक पैकेट एक व्यक्ति को, ऐसे नहीं कि पैकेट में भी तोड़ दें, एक बिस्कुट बांट दी सब ले लो, ऐसा नहीं। पैकेट पूरा, खाने का पैकेट हो, बिस्कुट का पैकेट हो, जो भी कोई पैकेट जो आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो पूरा एक व्यक्ति को देंगे। ऐसे सिस्टम यहाँ भी है, यानी कि 50 फोटोन अगर आपके हुए तो 50 फोटोनों की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 50 इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी। समझ गए? मतलब ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, इसकी कंप्लीट एनर्जी किसको मिलेगी? एक ही इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, वो डिवाइड नहीं होगी। जैसा कि तरंग सिद्धांत ने माना था कि प्रकाश ऊर्जा सभी इलेक्ट्रॉनों में समान रूप से वितरित होती है, वैसा नहीं है, कंप्लीट एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, ठीक है। 50 फोटोन आपको तो 50 इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी को मिल जाएगी। और अगर वो एनर्जी कार्यफलन से ज़्यादा है, ग्रेटर देन क्या है? कार्यफलन, तो वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आसानी से, इजी गोइंग, कोई टाइम नहीं लगाएगा, एनर्जी ली बात, सीधा तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, समय लेने की कोई वक्त ही नहीं है। जैसे राशन की दुकान पर जाओ, बना बनाया पैकेट है तुम्हारा, उसमें दाल चीनी मसाले सारी चीज़ें फिक्स हैं, पटने के काम की सब उसके अंदर 2 किलो आटा, 1 किलो चावल, जो भी कुछ दाल वगैरह, तो पैकेट बनाया दे दिया, तुरंत निकल गए। फिर बांटने का कोई काम, भाई रुकने कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ लाइन में लगने कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे ही तुम्हें पर्याप्त सामान मिल गया तुम निकल लोगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन है, अगर पर्याप्त एनर्जी कार्यफलन के बराबर या उससे ज़्यादा उसको एक फोटोन की एनर्जी के रूप में मिल गई तो फिर उसके रुकने का काम ही नहीं, वो सीधा निकल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा था कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जाएँ अलग अलग होती है। तो उसका रीजन इसने ये समझाया कि कुछ इलेक्ट्रॉन सीधे पृष्ठ से निकलते हैं, कुछ पृष्ठ के पीछे से आते हैं, कुछ उसके पीछे से आते हैं। जो पीछे से आ रहे हैं वो अन्य इलेक्ट्रॉनों से टक्कर करते हुए फिर पृष्ठ के बाहर आते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जब टक्कर होगी तो उनकी एनर्जी का लॉस होगा, और एनर्जी लॉस होगी तो उनकी गतिज ऊर्जा कम होगी। इसका मतलब जो बिल्कुल
फ्रंट लाइन से निकल रहे हैं, फर्स्ट लाइन के जो फ्रंट लाइन, फर्स्ट के बिल्कुल पास वाले, उनकी गतिज एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके पीछे वालों की थोड़ी कम, उसके पीछे वालों की और कम। इसलिए अलग अलग गतिज ऊर्जा के फोटो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल रहे हैं। तो ये आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण इसके आधार पर बनाया गया। तो फोटोन की ऊर्जा कुल कितनी है, एनर्जी, यानी फोटोन की जो ऊर्जा है वो दो रूप में काम आएगी। फोटोन की कुल एनर्जी, मैंने पहले भी बताया कि मान लो कार्यफलन किसी धातु के लिए 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मान लो तुमने जो फोटोन दिया उसकी एनर्जी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कार्यफलन के रूप में यूज हो गई, यानी कि इतनी एनर्जी तो धात्विक पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए है। अब जो बची हुई एनर्जी उसको मिली, वो एनर्जी से 1.2 का डिफरेंस कितना है, 0.1, ये डिफरेंस किसके रूप में यूज होगा, गतिज ऊर्जा के रूप में, यानी बाकी की एनर्जी गतिज ऊर्जा के रूप में। इसीलिए मैंने बताया था कि कितनी आवृत्ति का, क्योंकि ये फोटोन की एनर्जी का डिपेंड है, न्यू आवृत्ति तो है, आवृत्ति जितनी बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा इसीलिए बढ़ रही है, क्योंकि आवृत्ति बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, 2, 2.5, 3, 3.5, जितनी ज़्यादा होती जाएगी वो शेष ऊर्जा का रूप में काम आएगी, गतिज ऊर्जा के रूप में। क्योंकि बाहर निकलने के लिए कितनी चाहिए, खाली 1.2, और बाकी की बची हुई जो आएगी जितनी ज़्यादा दोगे वो सब काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज होती जाएगी। तो फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होगी, कार्यफलन प्लस जो बची हुई है वो हाई रूप में काम आएगी, गतिज ऊर्जा के रूप में। अगर तुमने केवल कार्यफलन के बराबर एनर्जी दी तो फिर वो केवल बाहर निकलेगा, और अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा ऊर्जा दे दी तो बची हुई ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में तो बंधनात्मक हुआ भाग आएगा। तो ये शेष, तो फोटोन की ऊर्जा को एच न्यू, कार्यफलन को W0 से दिखाते हैं, प्लस गतिज ऊर्जा को हाफ एम वी स्क्वायर, मैक्सिमम मान सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें समीकरण नंबर 1 लिखिए इसको, यदि केवल कार्यफलन के बराबर ऊर्जा प्रदान की जाए, केवल लाइट के बराबर ऊर्जा प्रदान करें कार्यफलन के बराबर, ऐसी स्थिति में ये गतिज ऊर्जा नहीं होगी, क्योंकि केवल कार्यफलन के बराबर एनर्जी दी है, मतलब 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो दिए तो सिर्फ बाहर आएगा। तो फोटोन की ऊर्जा उस समय क्या लिखेगा, उसको h0, तो मैंने तुमको बताया पहली आवृत्ति, सबसे कम आवृत्ति वो है न्यूनतम आवृत्ति, उससे कम डालेंगे निकलता ही नहीं है। तो मिनिमम आवृत्ति जो है वो 𝜇0 है, इससे कम तो चलनी ही नहीं है, इससे कम का तो होता ही नहीं है। तो फोटोन की ऊर्जा h0 क्या हो गया, 𝜇0 क्या है, ये पहली आवृत्ति, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम इसके बारे में। और बराबर देंगे क्या होगा, कार्यफलन, गतिज ऊर्जा तो बनेगी क्योंकि हम केवल क्या दे रहे हैं, कार्यफलन के बराबर ही ऊर्जा दे रहे हैं, इसलिए केवल इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो W0 की जगह h0 यहाँ पुट करें तो h न्यू बराबर कितना हो गया, कहते हैं अपन हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस h0, या h कॉमन ले लें, u माइनस 𝜇0। ये हमारा आइंस्टीन का क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, विरोधी ध्रुव के रूप में, क्योंकि मैंने पहले बताया था विरोधी ध्रुव की स्थिति में अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्रोवाइड कराई जाती है। हाफ एम वी मैक्सिमम इसका क्या होता है, EV0, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, EV0 बराबर h न्यू माइनस 𝜇0। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। अब इसके आधार पर अपन लोग पांचों पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, पांचों पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके। नंबर 1 जो हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन, पहला पॉइंट क्या था, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे,
क्या बढ़ेगी? फोटोन की संख्या। तो तीव्रता मतलब ज्यादा क्षेत्रफल पर प्रकाश आपतित होगा, ज्यादा क्षेत्रफल पर कोई बरसात होती भी नहीं, कम क्षेत्रफल पर कम बूंदें मिलेंगी, ज्यादा क्षेत्रफल पर ज्यादा बूंदें मिलेंगी। फव्वारा छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है और बड़ा भी होता है। जितना बड़ा फव्वारा उतना पानी निकलेगा उसमें से, मतलब बूंदों की संख्या ज्यादा होगी। तो एज इट इज ये भी यहाँ स्थिति वही है। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर जो फोटोन आपतित हो रहे हैं पृष्ठ पर उनकी संख्या बढ़ेगी, और जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो मैंने अभी क्या बोला, एक फोटोन की ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को मिलती है। 50 फोटोन आपतित होंगे तो 50 इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी, 50 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे। 100 फोटोन आपतित हो गए 100 इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलेगी, 100 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए। समझिए, तो फोटोन की संख्या बढ़ेगी, इसलिए उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो पहला नियम क्लियर हो गया, ठीक है। सेकंड नियम क्या है? इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो फोटोन की ऊर्जा पर डिपेंड करती है, आवृत्ति तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती। एनर्जी का डिपेंड करती है। देखो इस समीकरण पर क्या डिपेंड करे? आवृत्ति पर। तो तीव्रता बढ़ाने से गतिज ऊर्जा में कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं, तो तीव्रता बढ़ाने से गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती। ये तुम्हारा कौन सा नियम हो गया? सेकंड नियम। नंबर थर्ड नियम क्या है कि अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति पहली आवृत्ति से कम है, मतलब क्या? प्रकाश की आवृत्ति पहली आवृत्ति से क्या है? कम। न्यू लेस देन न्यू जीरो। इस समीकरण को देख लो, अगर न्यू का मान न्यू जीरो से कम हुआ तो गतिज ऊर्जा का मान काय में आएगा? गतिज ऊर्जा काय में आएगी? नेगेटिव। ये कम है, ये ज्यादा है, कम में से ज्यादा घटाओ तो क्या आएगा? माइनस का मान। गतिज ऊर्जा नेगेटिव, जो क्या है? इम्पॉसिबल। गतिज ऊर्जा का नेगेटिव होना असंभव है, माइनस में होती ही नहीं है। माइनस का मतलब निकलेगा ही नहीं बाहर, आएगा ही नहीं। तो थर्ड पॉइंट भी तो यही कह रहा है कि पहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराने पर फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। आइंस्टीन के समीकरण से भी तो यही वेरिफिकेशन हो रहा है कि अगर पहली आवृत्ति से कम है नेगेटिव गतिज ऊर्जा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना असंभव। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ क्या है? आवृत्ति बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इसी रास्ता देख लो, गतिज ऊर्जा काय के समानुपाती है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि फिक्स वैल्यू है पहली आवृत्ति। तो पहली आवृत्ति तो क्या है? फिक्स, h कांस्टेंट। गतिज ऊर्जा डायरेक्टली काय के समानुपाती है? आवृत्ति। तो आवृत्ति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। अब पांचवा पॉइंट क्या है? अगर पहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश है तो उत्सर्जन होगा ही नहीं, लेकिन अगर ज्यादा आवृत्ति का है तो तुरंत होता है। तुरंत क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने बताया एक फोटोन की ऊर्जा कंप्लीट ऊर्जा एक ही इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। भाई देर होने का कारण क्या है? कंप्लीट एनर्जी स्टोर नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर ये फोटोन H0 का है, कार्यफलन के बराबर या उससे ज्यादा है, तो सारी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को एक ही बार में मिल रही है। जैसे ही इसको एक बार में कोई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तुरंत से क्या होगा? उत्सर्जित हो जाएगा। समय लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब पांचवा पॉइंट भी क्या होगा हमारा? क्लियर। तो ये पांचों के पांचों जो पॉइंट हैं जो तरंग सिद्धांत समझाने में असफल रहा, उसकी व्याख्या कैसे हो गई? आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार। ठीक है।